हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, विश्व तीर अंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो फरवरी 2022 में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित विश्व तीर अंदाजी पैरा चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटी पूजा जात्यान ने रजत पदक जीता है और फाइनल में इटली की पेट्रोली विंसेंजा से हारने के बाद भी पूजा विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तत्वाधान में फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा 1 मार्च से 7 मार्च 2022 तक जन औषधि दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया। 7 मार्च 2022 को चौथा जन औषधि दिवस मनाया गया और जिसका थीम या जिसका विषय था जन औषधि जन उपयोगी। फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा 2008 में जन औषधि अभियान शुरू किया गया और इसी अभियान को 2015 और 16 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है, तो इसकी कार्यान्वयन जो एजेंसी है वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, जिसमें 5 वर्ष के लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और इस मिशन के तहत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा। अब थोड़ा और जानते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है। तो इसे सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और ज़रूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य ID प्रदान करना है। मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से की थी। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि केंतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। अश्वेत का मतलब काला रंग। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने संघीय अपीलीय न्यायाधीश केंतांजी ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट के लिए मनोनीत किया है और इसके साथ ही केंतांजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका के सर्वोच्च अदालत की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। जैक्सन फिलहाल संघीय अपीलीय अदालत में न्यायाधीश हैं और इस अदालत में न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस के बाद दूसरी अश्वेत न्यायाधीश हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में लगभग 2 सदी से श्वेत यानी गोरे रंग के पुरुष ही न्यायाधीश रहे हैं और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में संभावित एक खाली जगह को भरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कम से कम 3 अश्वेत महिला न्यायाधीशों के नामों पर विचार कर रहे थे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, DRDO और किस संस्थान ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो इस संगठन ने किस संस्थान के साथ मिल करके क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो वो है IIT दिल्ली। भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। DRDO और IIT दिल्ली की संयुक्त वैज्ञानिक टीम ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच क्वांटम की कुंजी डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है और यह तकनीकी सफलता वाणिज्यिक ग्रेड पर हासिल की गई है, जो ऑप्टिकल फाइबर क्षेत्र में पहले से ही उपलब्ध है।
इस सफलता से देश ने जो है ब्रूट स्ट्रैपिंग के लिए सुरक्षित कुंजी हस्तांतरण की स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन किया है और ये तकनीक सुरक्षा एजेंसियों को स्वदेशी प्रौद्योगिकी के बलबूते पर एक उपयुक्त क्वांटम संचार नेटवर्क की योजना बनाने में सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो समीरन गुप्ता भारत और दक्षिण एशिया में सोशल मीडिया मंच ट्विटर की सार्वजनिक नीति पर एवं परमार्थ कार्यों का नेतृत्व करेंगे। और समीरन गुप्ता ट्विटर से जुड़ने से पहले दक्षिण एशिया में इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के हितधारकों संबंधी कार्य के प्रमुख थे। नियुक्ति की खबर भारत और दक्षिण एशिया की पूर्व सार्वजनिक नीति निदेशक महिमा कौल के इस्तीफा देने के लगभग 1 वर्ष बाद आई है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान यानी कि मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो वो है एंटोनोव 225 मरिया। रूस यूक्रेन युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोव 225 मरिया तबाह हो गया है और कीव यूक्रेन की राजधानी कीव के पास मौजूद एयरफील्ड में खड़ा ये विमान रूस की गोलाबारी से नष्ट हो गया है। विमान का नाम AN-25 मरिया था जिसका मतलब होता है यूक्रेनी भाषा में सपना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने 17वें स्थापना दिवस पर नया आदर्श वाक्य लॉन्च किया है। तो वो वाक्य कौन सा है? वो वाक्य है भविष्यो रक्षति रक्षिता। 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर NCPCR का नया आदर्श वाक्य भविष्यो रक्षत रक्षिता लॉन्च किया गया। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक वैधानिक आयोग है जिसकी स्थापना दिसंबर 2005 में आयोग द्वारा संसद में पारित एक अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण के लिए की गई थी। आयोग महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस हाईकोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर रूढ़िवादी सोच बदलने की ज़रूरत है? तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार चितकारा ने कहा कि समय तेजी के साथ बदल रहा है और हमें भी रूढ़िवादी सोच बदलने की ज़रूरत है। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के तहत स्वतंत्र रूप से जीवन गुजारने और अपने ढंग से जीवन जीने की पूरी तरह से आज़ादी है, स्वतंत्रता है और अधिकार भी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का लिव इन को लेकर के ये आदेश और टिप्पणी इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि मई 2021 में इसी हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक कपल को सुरक्षा देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि इस तरह के रिलेशन में रह रहे लोगों को सुरक्षा देने देने से देश में सामाजिक ताने बाने पर खराब असर पड़ेगा। और इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने अप्रैल 2021 में लिव इन में रह रहे 21 वर्ष की लड़की और 19 वर्ष के लड़के को संरक्षण देने वाली जो याचिका आई थी उसको खारिज कर दिया था। अब थोड़ा और जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप है क्या। तो लिव इन रिलेशनशिप दो पक्षों के बीच केवल एक मीटिंग है और जैसे ही लिव इन रिलेशनशिप यह निर्धारित करता है कि वह इस तरह के रिश्तों में रहना पसंद नहीं करते हैं तो वह रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाता है। इसीलिए इसे वॉक इन और वॉक आउट संबंध के रूप में भी जाना जाता है। लिव इन रिलेशनशिप ना तो कानून के खिलाफ है और ना ही पाप है। हालांकि यह भारतीय समाज के भीतर मान्य नहीं है। भारत जैसे देश में जहां विवाह को एक लड़के और एक लड़की के बीच संबंधों को वैध बनाने के लिए सामाजिक आधार माना जाता है, लिव इन रिलेशनशिप के विचार ने पुरुष महिला संबंधों के क्षेत्र में एक प्रतिस्थापन आयाम बनाया है। इसके बाद थोड़ा और जानते हैं कि वैक्यूम बम क्या है। तो इस बम को यानी कि वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है और इसे थर्मोबोरिक हथियार या एरोसॉल बम भी कहा जाता है जो ईंधन वायु विस्फोटक के रूप में काम करता है। और ये हथियार जो है अपने लक्ष्य पर टारगेट पर तापमान और दबाव के प्रभाव का उपयोग करता है
और एक उच्च तापमान विस्फोट उत्पन्न करने के साथ साथ आसपास की हवा से ऑक्सीजन को ये सोख लेता है और ये मतलब एक लंबी अवधि की ब्लास्ट वेब को भी पैदा करता है और मानव शरीर को वाष्पीकृत भी कर सकता है। तो ये आपने एक जो है संक्षिप्त रूप में वैक्यूम बम के बारे में भी जान लिया। और यूक्रेन के राजदूत के अनुसार ये बात कही गई थी कि रूस ने एक वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। तो इस वीडियो में बस आपके लिए इतना ही। थैंक यू।